Let's get started with the chapter 8, that is cell, the unit of life. This chapter is basically the advanced form of the fundamental unit of life, cell, that we had already learned in class 9th. Students, as we all know about that all the organisms are made up of cells. All the organisms are made up of cells, and cells combine to form tissue. अब सबको पता है, small cells, they are unite together, they form tissue. And see, this is one tissue, this one is another tissue. Both the tissues unite to form an organ. So once all these tissues unite, they will form an organ. Tissues combine होते हैं, यहाँ से बनता है एक organ. One, two or more organ combine to form an organ system. We have an organ system there. So your body is an organ system. Your body has so many organs. These organs are made up from tissues, and tissues are made up of cells. सेल क्या है? बेसिकली सेल हमारी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमारी बॉडी को मतलब लाइक एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलकर एक aggregate together, they are combined together and cells form the complete body. सेल्स के बेसिकली अगर मैं बात करते हैं सेल्स के बेसिस पर, तो हमारे पास यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर टू टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों. सपोज अगर हम बोले एग्जाम्पल्स के तौर पे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को समझे, आपकी बॉडी मल्टी सेल्युलरिज्म में आएगी, बिकॉज योर बॉडी doesn't contain only single cell, but your body contain so many cells. Now, if you will going to saw an amoeba, अगर आप पॉन्ड वाटर लें, पॉन्ड वाटर की एक स्लाइड प्रिपेयर करें, डेफिनेटली पॉन्ड वाटर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अमोइबा के मिलने के. तो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, यू कैन एबल टू सी अमोइबा, बिकॉज नेकेड आई से वो नहीं देखेगा. सिंगल सेल कैन नॉट एबल टू सी बाय योर नेकेड आई. तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ सबसे पहले सेल का डिस्कवरी पार्ट किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था? सो क्लास रॉबर्ट हुक, ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, बिलोंग फ्रॉम जर्मनी, एंड इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था. बट जब इन्होंने डेड सेल को देखा तो उन्हें पता नहीं था ये इट वॉज एक्चुअली अ सेल. तो वो उन्हें किसके जैसा लगा, उन्होंने इसको नाम सेल दिया था. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. उन्हें ये चीज़ सेलुला की जैसे लगी थी. सेलुला क्या होते हैं बेटा? जो मॉन्क्स होते हैं ना, बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट होते हैं, सो मॉन्क्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं. तो वो स्मॉल रूम्स, बहुत पहले की बात है, उनको सेलुला बोला जाता था. तो ऐसी शेप के सेल्स दिखे. एक्चुअली द शेप इज आइसोडायमेट्रिकल, like the shape was some kind of this. So इस तरीके की शेप्स उन्हें दिखी, तो उन्होंने उसको उन कमरों से रिलेट कर दिया, सेल्यूला से रिलेट कर दिया, तो इसका नाम दिया गया सेल. नाउ सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा? तो सबसे पहला लिविंग सेल देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. क्योंकि रॉबर्ट हुक तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे, वो छोटे छोटे वही लेंसेज वगैरह लेके स्मॉलर चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे. तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वॉज द फेमस साइंटिस्ट. इन्होंने सबसे पहले सेल की माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लाइव सेल देखा था. सो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट हम आते हैं सेल थ्योरी पे. दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी, इट इज़ रियली वेरी फेमस. बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेल का एक कंप्लीट मीनिंग हमें सेल थ्योरी ने बताया था. सेल थ्योरी सबसे पहले दो फेमस साइंटिस्ट ने दी थी, एंड दे वर स्केल्डन, मैथियस स्केल्डन, एंड वी हैव थियोडर सेक्वान. ये दोनों फेमस साइंटिस्ट थे. तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सो द मैथियस वॉज अ बॉटनिस्ट. ही वॉज टोटली स्टडी फॉर बॉटनी, एंड ही वॉज द जूलॉजिस्ट. ये जूलॉजी के लिए स्टडी करता था, जूलॉजी के लिए अपना वर्क करता था.
तो मैथियस ने ये बोला कि सभी प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। उसने ये अपनी थ्योरी में एक लाइन दी 1838 में। तो स्केल्डन ने ये कहा सभी प्लांट सेल से बने। इसी के तुरंत बाद लाइक 1 ईयर के बाद, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर दैट, आफ्टर 1 ईयर 1839 में ये प्रूव हुआ, जो कि सेक्वान ने किया था, कि सभी एनिमल्स सेल से बने हैं। और इसने एक चीज़ एक्स्ट्रा भी कही थी कि जो भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं, पर साथ ही सभी एनिमल्स के चारों तरफ एक स्पेशल कवरिंग होती है बच्चों। हम उस कवरिंग को आज तो जानते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नाम से। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स के आसपास होती है, सेल वॉल प्लांट सेल के आसपास होती है। तो ये सारी कवरिंग के बारे में हमें किसने, सेक्वान ने कहा था। ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसने अपनी थ्योरी में फाइनली स्केल्डन को पढ़कर ये भी कह दिया था कि हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूँ सारे। पहले तो उसने एनिमल्स के लिए बात की थी, बाद में इसने ये भी एग्री करा कि मैं ये एग्री करता हूँ कि सभी एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट्स भी। हालांकि ही वॉज अ zoologist, बट उसने अपनी थ्योरी में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए कहा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों सेल से मिलकर बने हैं। ये दोनों चीज़ें सेल से मिलकर बनी और इनके सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देन एक साइंटिस्ट आया, बहुत फेमस है, इसके नेम आपको याद रखना है, यहाँ पर एंट्रेंस पे क्वेश्चन देख सकते हैं। 1855 में, काफ़ी टाइम के बाद, रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन सेल्स पे काम कर रहा था। इसने क्या देखा, तो इसने देखा कि एक सेल से नए सेल्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है। तो उसने उस फिनोमिना को देख के एक लाइन बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूलर, जिसका इंग्लिश में मीनिंग था, जिसका हम जो मीनिंग निकालते थे वो मीनिंग था कि जितने भी सेल्स हैं वो सभी पुराने सेल्स से मिलके बने, वो किसी ना किसी सेल से ही बने। क्योंकि उसने सेल डिवीजन देखा ना, आप लोग तो सेल डिवीजन जानते हो ना बच्चों, अमोइबा, उससे 2 डॉटर अमोइबा बन गए, राइट। तो ये जो सेल डिवीजन है रुडोल्फ विर्चो ने फर्स्ट टाइम देखा और उन्होंने बोला सभी सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से बने हैं। आगे बढ़ते हैं अब। बेटा अगर हम सेल की बात करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी पढ़कर आए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक, दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। सबसे प्रिमिटिव सेल्स यही थे। जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो याद करो, किंगडम मोनेरा आया था। किंगडम मोनेरा में सब कुछ हमने पढ़ा था, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सारे बैक्टीरियाज आ गए इसमें, माइकोप्लाज्म्स आ गए, माइकोप्लाज्मा आ गया, ब्लू ग्रीन आगे आ गया। बच्चों इस पे क्वेश्चन आता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। दे आर फॉर्म्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स में सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब ये सेल्स स्पेशली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म दी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। यूकैरियोटिक, जिसके तुम बने हुए हो, यूकैरियोटिक में बच्चों मल्टी और यूनिसेल्युलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत कुछ इसमें नहीं होता। इट इज़ नॉट अ वेरी स्पेशल सेल लाइक यूकैरियोट्स। सबसे पहले तो न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं होता बच्चों, आपको पता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट परफेक्टली फॉर्म, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, बट इसकी कवरिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है चारों तरफ से। सबसे आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये लेयर कभी कभी बहुत हार्ड होती है। तो जब जिन बैक्टीरिया में ये लेयर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, वी कॉल द कैप्सूल लेयर, वी कॉल इट कैप्सूल। वो कैप्सूल शेप ले लेती है एक्चुअली। कहीं पर ये लेयर सॉफ्ट स्टिकी होती है तो हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। तो कभी आप ये दोनों वर्ड सुने कि हैविंग अ कैप्सूल लाइक लेयर या हैविंग अ स्लाइम लाइक लेयर, तो ये दोनों लेयर्स ग्लाइकोकैलिक्स ही है। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। इसके बाद ये जो लेयर है, दिस लेयर मैं सब डार्क कर रही हूँ इसको, सेकेंड नंबर पे जो आ रही है, दिस इज बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, नाम से इसे डेंजर मत समझो इसे। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है, इट इज़ बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड। अब ये क्या है दीदी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। पॉलीसेकेराइड क्या है, इट इज़ द चेन ऑफ
चेन ऑफ सैकराइड। देखो पॉली मतलब बहुत सारा, सैकराइड मतलब सैकराइड क्या है? सैकराइड इज द कार्बोहाइड्रेट। मैं चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख दूँ? मेरी कार्बोहाइड्रेट ही नहीं पता। अभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों? ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज, ऑल दीज थिंग्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की एक लॉन्ग चेन जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, वो पॉलीसेकेराइड से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बना है। अब कैसे बना है ज़रा वो भी समझा देते हैं। जैसे मान लो ये एक कार्बोहाइड्रेट, ये दूसरा कार्बोहाइड्रेट, ये तीसरा कार्बोहाइड्रेट, ये देखो आपस में ऐसे ऐसे चेन से कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखेंगे। इसके अलावा इन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, मैं ऐसे कर्ल बना देती हूँ, प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स भी आपस में जुड़े होते हैं बच्चों, ऐसे स्ट्रेट भी और क्रॉस भी। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और ग्लाइकोसिडिक, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम बना। दोबारा समझेंगे, यहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से चेन बना रखे हैं इन्होंने, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, प्लस यहाँ पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन सामने वाले प्रोटीन के साथ भी लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड से। अभी क्योंकि दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, तो इसका नाम ये हो गया पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये सेकेंड लेयर है। देन इसके बाद अंदर बिल्कुल नॉर्मल आपकी और हमारी वाली लेयर आ गई, सेल मेम्ब्रेन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वन इज द फर्स्ट। सेकेंड सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। थर्ड ये सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट इसके अंदर राइबोसोम होता है बच्चों। राइबोसोम क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो ज़रा आप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल समझ लो क्या होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनल्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो दी राइबोसोम्स क्यों है यहाँ पे? बिकॉज राइबोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। व्हाट इज दैट? क्या है ये? राइबोसोम्स बस आरएनए और प्रोटीन से मिलकर एक मिक्सचर है उसका। राइबोसोम क्या है? यहाँ पर आरएनए है जो कि फोल्ड हो रखा है और उस पर कहीं कहीं प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर डिटेल में बताऊँ, देखो जैसे ये एक आरएनए है, फोल्ड हो जाए ऐसे, ठीक है, और इस पर कहीं कहीं जैसे मैं यहाँ पे जैसे आरएनए फोल्ड हो गया, इस पर कहीं कहीं ऐसे डॉट जैसे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये एक राइबोसोम हो सकता है। न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को स्पेशली बताते हैं, तो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ जो डीएनए सेम है, पर कुछ बैक्टीरिया में 2 डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। वो सब चीज़ें खैर बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही जान लीजिए। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। 3 लेयर है, मेन ये है, ध्यान रखेंगे, इट हैज़ ऑल 3 लेयर्स विच आर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास कि बैक्टीरियाज कितने शेप्स के होते हैं। कि बैक्टीरिया क्योंकि हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया का सेल कैसा है। अब दुनिया में तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो उन सारे बैक्टीरियाज की शेप कितने टाइप की होती है वो पढ़ना है। सो एक यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं हम। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियाज की शेप से पहले एक बार यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं। क्लास यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो आउटर में एक थिक सी कवरिंग होती है, सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। मेक श्योर यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन वी हैव अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane, which is also called plasma membrane, which is also called selectively permeable membrane। आप सबको इसका रीज़न भी पता है ऑलरेडी, हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ों को सेल में आना अलाउ नहीं करती। सेल वॉल को तो सभी क्रॉस कर सकते हैं, पर हाँ कुछ बैक्टीरिया वायरसेस नहीं, सेल वॉल भी प्रोटेक्शन करती है।
बट सेल के अंदर कब किसको कितना एंटर करना है वो सब सेल मेम्ब्रेन जज करती है. तो इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. सिलेक्ट फर्स्ट देन अलाउ एंड देन परमिट. ओके. अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये बच्चों प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलके बनती है. और बहुत ही अच्छा आप इस पर पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, फ्लूइड मोसैक मॉडल. तो आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन कोई सॉलिड नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड. हाउ इट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी देन. हमारे सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन ही है, वॉल तो है ही नहीं है, कोई फ्लूइड है. बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लूइड. ऐसा नहीं है कुछ आराम से इसको कोई क्रॉस कर दे. बट आई विल टेल यू लेटर ऑन जब हम फ्लूइड मोसैक मॉडल पढ़ेंगे. इसके बाद क्लास इन वेरी सेंटर ऑफ कोर्स नन अनदर देन न्यूक्लियस. इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं. न्यूक्लियस लिख देते हैं. These are the thread-like structure which we call chromatin material. अगर आप इन क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस कर दें, कंडेंस यानी अभी फैले हुए हैं, इनको इकट्ठा कर दें एक साथ, सो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं. तो दीदी कभी ऐसा होता है क्या, ये कभी कंडेंस होते हैं? यस, ऑफ कोर्स ये कंडेंस होते हैं. बट कब ये कंडेंस होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है. आप इससे ही नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, सेल डिविजन. तो सेल डिवीजन में एक फेज़ आती है जो ये सारे ऐसे जो क्रोमोसोम ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फैले हुए हैं, ये न्यूक्लियस में ऐसे कंडेंस होके इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाते हैं इकट्ठे होके. बट यू विल लर्न इट लेटर ऑन. न्यूक्लियस की प्रॉपरली वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन रहती है बच्चों. इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. देन वी हैव दिस रॉड शेप, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कनेक्टिविटी दिख रही है आपको, बिल्कुल ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये भी 2 टाइप का होता है बच्चों, स्मूथ और रफ. जो जहां पे इसकी सरफेस पर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये रफ है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं. ये जो नीचे दिख रहा है पोर्शन, ये स्मूथ है, इनके पास नहीं होते. बिल्कुल मिलता जुलता इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास. दिस इज गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, पैकेजिंग मटेरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम भी बनाता है हमारे सेल के अंदर. सो लाइसोसोम्स, दीज आर द लाइसोसोम्स. इनका कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है. दे आर जस्ट स्मॉल वेसिकल्स और इनका फंक्शन बहुत स्पेशलाइज्ड है. लाइसोसोम आप सबको पता है, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स एंड दे आर गोइंग टू बर्स्ट द सेल इवन. and similarly suicidal bags, they are going to burst the cell when something very dangerous is going to enter in the cell. They will release very strong digestive enzyme, so they will burst themselves and cell भी पूरा खत्म कर देते हैं. तो next thing is हमारे पास जो बच गया, which is none other than which is this chloroplast. बेटा ये भी सिर्फ प्लांट में होता है, वरना हम बड़े कलरफुल होते, खाना खाने की जरूरत ही नहीं रहती, खाना खुद ब खुद बन जाता. So this is all about eukaryotic cell, a very specialized cell, a very formed cell. हमारे बॉडी के अंदर यही सेल प्रेजेंट होता है और जितने भी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं सब आप पढ़ कर आए. प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, ऑल कंटेन यूकैरियोटिक सेल. आगे आते हैं, बैक्टीरिया की कुछ शेप्स पढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी सम शेप ऑफ सेल्स. सो क्लास सबसे पहले हमारे पास स्पेरिकल शेप. सी दिस, वी हैव अ स्पेरिकल शेप ओवर देयर. वी कॉल इट कोकस. हम इसे कोकस कहते हैं. अब अगर ये बैक्टीरिया की पूरी चेन है, कहीं चेन समझते हैं, स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है, तो इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस. जनरली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आप लोगों ने ये नाम पढ़ा होगा जब हम लोग पेनिसिलिन के बारे में पढ़ रहे थे. आगे भी पढ़ेंगे, आई विल टेल यू लेटर ऑन. नाउ अगर ये कोकस बैक्टीरिया इस तरीके के बंच में है, देख रहे हैं आप, गुच्छे में है, we can call somehow grape bunch, grapes का bunch, तो ये स्टेफाइलोकोकस होगा. स्टेफाइलोकोकस generally a bacteria which cause pimple pustule over the skin. जनरली स्किन पे इस तरीके की डिजीज कॉज करता है. ये है स्टेफाइलोकोकस.
नाउ क्लास, आप लोगों ने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना है? कर्ड में बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये बैसिलस वर्ड यहीं से आया है, बैसिलस वर्ड यहीं से आया है। बैसिलस का मतलब है रॉड शेप। सो वेन एवर अ बैक्टीरिया यू फाउंड हैविंग रॉड शेप, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कर्ड अगर एक बाउल बनाऊँ, सो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरीके से आपके पास आपको लंबे लंबे रॉड शेप के बहुत सारे भरे भरे बैक्टीरिया दिखेंगे पूरा ऐसे। तो हो सकता है ये सब देखने के बाद आप उसे खाओ भी ना, बट हाँ इट्स वेरी स्ट्रेंज। सो वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट इज विब्रियो। सो इस तरीके से कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसे, विब्रियो क्लास 12th में पढ़ेंगे। कॉज करता है बच्चों अ वेरी वेल नोन डिजीज, अ वेरी डेंजरस ऑल्सो, कॉलेरा। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, वी हैव नेक्स्ट स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। सो ये सारे ऑल फेमस शेप है बैक्टीरिया के, इन सब के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लर्न कर रहे हैं बस। मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस पता होना चाहिए, एंड आपको कॉलरा कॉज करने का, कॉलरा कॉज किससे होता है? हाँ ठीक है, विब्रियो से होता है, पर उसका नाम भी पूरा होता है विब्रियो कॉलरा। फाइन। Now this one be the last topic of today's class, and this is very very important and you have to listen very carefully. क्लास, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। पहली बात तो वाई दीज टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर, क्या ऐसा डिफरेंस है इन दोनों बैक्टीरियाज में ही आपस में? हालांकि दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल से बने, जो अभी हमने पढ़ा। ध्यान से सुनेंगे ग्राम पॉजिटिव के बारे में। सबसे पहली लेयर कौन सी थी? दोनों में सेम होगी बच्चों, दोनों की सेम लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर देख रहे हो, बहुत थिक बनाई है मैंने यहाँ पे। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सेकेंड लेयर। ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पर इसके ऊपर ये आप देख रहे हो मैंने ये जो ये डॉट डॉट डॉट्स बनाया, ये एक्चुअली डॉट्स होते नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ, जैसे मान लो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, उसके ऊपर एक और लेयर आती है लिपिड और पॉलीसेकेराइड की, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर बीइंग मोर डेंजरस, मैंने लिखा भी है ऊपर, क्योंकि इनकी जो ये लेयर है ना, ये काफ़ी स्पेशल हो गई। हालांकि वहाँ जो लेयर है वो बहुत थिक है, बट पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ये दोनों आने से ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए बैक्टीरिया कि बच्चों इन पे जनरली एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। ये बैक्टीरियाज आसानी से मरते नहीं हैं, तो ह्यूमंस में बहुत डेंजरस डिजीज़ यही इसी तरीके के बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो दीदी पता कैसे लगाया जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? क्योंकि ये तो हमें दिखते नहीं है। इसके लिए ये ग्राम नाम इसीलिए दिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले हमने इन्हें स्टेन किया, क्योंकि हमें दिखते नहीं है तो हम इन्हें कलर करके माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो एक क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई हमने ली, डाई कलर नॉर्मल कलर, जैसे कपड़ों को या किसी चीज़ को कलर किया जाता है, तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर की हमने डाई ली और हमने एक इन दोनों बैक्टीरिया को कलर किया। होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये डाई इस लेयर को क्रॉस करके, जहां मैं डॉट बना रही हूँ देख रहे हो, यहाँ घुस गई। पेप्टाइडोग्लाइकेन को क्रॉस किया, डाई यहाँ घुस चुकी है। साथ में और थोड़ा ब्लूइश बनाने के लिए आयोडीन भी डाल दिया बच्चों, वॉयलेट कलर का होता है। हमने आयोडीन डाला और डाई डाली, यहाँ भी आयोडीन डाला और डाई डाली, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया कलरफुल हो गए। अब ये देखना था कौन सा ग्राम नेगेटिव वाला है, जिसकी पतली पेप्टाइडोग्लाइकेन है, साथ में डेंजरस लेयर भी है। कौन? थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला। तो हमने ना अल्कोहल लिया, उससे इन दोनों को वॉश कर दिया। पर हमने पता है क्या नोटिस किया? एक्चुअली देखो हुआ क्या, जैसे मान लो ये प्लेट है, इसमें बहुत सारे ब्लू 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 बैक्टीरिया आ गए। जैसे अल्कोहल से वॉश किया ना, तो कहीं कहीं पे ब्लू कम हो गया। तो यार ये क्या हुआ? तो जहां ब्लू कम हुआ ना, इसका मतलब इसमें से ये कलर वापस नहीं निकला, क्योंकि थिक थी ना मेम्ब्रेन, वापस कलर नहीं निकला, इनमें से कलर वापस निकल गया।
तो ये ट्रांसपेरेंट हो गए, हमें दिखाई तो दिए नहीं। तो हमने कहा यार दिख तो रहे नहीं है बैक्टीरिया, अभी करे क्या, ट्रांसपेरेंट हो गए। तो इस पर हमने एक और कलर डाला, एक्चुअली सभी पे डाला। हमने कोई लाइट कलर लिया, आप मिथाइल ऑरेंज ले सकते हो, लाइट कलर है, सैफ्रनिन ले सकते हो, पिंक कलर देता है। ये दोनों ही कलर हमने प्लेट पे दोबारा डाले। तो जो ब्लू कलर के ऑलरेडी थे उन पे तो यार पिंक और ऑरेंज जैसे कलर दिखेंगे नहीं ना, दोनों कलर्स नहीं दिखेंगे दोनों पे, पिंक ना पिंक दिखेगा ना ऑरेंज दिखेगा। तो इनको जो ये कलरलेस हो गए थे, क्योंकि इनकी डाई वापस चली गई, अल्कोहल से वॉश कर दिया, डाई वापस चली गई, तो इन्होंने जब इनके ऊपर पिंक कलर डाला तो इन पे वो पिंक कलर आ गया। तो हमने कहा यार ये बैक्टीरिया थोड़े अलग हैं। तो वो थोड़े अलग का रीज़न ढूंढा गया, तब पता चला कि इनकी पेप्टाइडोग्लाइकिन से अलग है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ साथ लिपिड और पॉलीसेकेराइड भी है, जिससे ये जो लेयर है ये थोड़ी डेंजरस हो गई। ये लेयर आसानी से ब्रेक नहीं होती। अगर ये लेयर ब्रेक नहीं होगी आसानी से तो ये बैक्टीरिया हम ह्यूमंस में मोर डेंजरस डिजीज़ कॉज करेंगे। मैं एक बार और समझा रही हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले वी हैव दिस बैक्टीरिया, इसकी बहुत थिक वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, यहाँ वॉल थिन है पर उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर है लिपिड की और पॉलीसेकेराइड की। हमने आयोडीन डाला और डाई डाली, इसमें भी आयोडीन डाला, डाई डाली। कौन सी डाई डाली? ग्राम स्टेन डाला। दोनों के दोनों बैक्टीरिया बिल्कुल सुंदर ब्लू कलर के हो गए। फिर हमने अल्कोहल से वॉश किया, जैसे ही वॉश किया कहीं कहीं से ब्लू कलर हट गया। फिर हमने देखा यार ये क्या हो गया, माइंड में तो आ गया था साइंटिस्ट के कि हाँ ब्लू कलर हट गया है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका ब्लू कलर हट चुका है, जो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब श्योर करने के लिए अपने आप इस प्लेट में दोबारा से एक और डाई डाली, पिंक कलर की या ऑरेंज कलर की, कोई भी ले सकते हैं, लाइट कलर की डाई डाली। तो जो ऑलरेडी ब्लू थे उन पे कलर नहीं आया, पर जो कलरलेस हो चुके थे उन पे कलर आ गया। तो जो बैक्टीरिया वॉश होने के बाद अपना ब्लू कलर छोड़ देते हैं उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। जिनको आप एक बार ग्राम स्टेन कर दो, अल्कोहल से वॉश होने के बाद भी इनका कलर नहीं हटता, दे आर ग्राम पॉजिटिव। यहीं तक करेंगे आज। अगर कोई भी डाउट हो ट्यूसडे क्लैरिफाई करेंगे।